Hello friends, welcome to your next lecture of 12th Economics Chapter 2 Utility Analysis. Utility Analysis का ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जिसके लेक्चर्स हम ऑलरेडी 3 से 4 लेक्चर्स देख चुके हैं जिसमें थोड़े थोड़े बेसिक कंसेप्ट हमने सीखे हैं. आज का जो सेशन रहेगा, आज के सेशन में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया हुआ है उसके बारे में, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये कार्डिनल एनालिसिस का स्टडी है. मतलब डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल मानते हैं दैट यूटिलिटी को न्यूमेरिकल टर्म्स में काउंट किया जा सकता है. अब ये कैसे वो न्यूमेरिकल टर्म्स में काउंट करते हैं और किस तरीके से वो अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रेजेंट करते हैं, ये हम आज के सेशन में सीखेंगे. नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके पहले कि हम सेशन के इस मेन टॉपिक की तरफ जाए, जो हमारा हमेशा का पार्ट है रिवाइज करने का, वो हम करते रहेंगे. और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये स्क्रीन पे क्वेश्चंस आते हैं और एक एक पॉइंट आता है तो आप भी बिना देखे आंसर्स देने की कोशिश करो. सेशंस के साथ साथ करोगे और टुवर्ड्स द एंड ऑफ चैप्टर हम जब जाएंगे तो आप रियलाइज करोगे कि आपको ये चैप्टर लर्न हो चुका है. तो समझना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसमें कोई डाउट आता है तो वो क्लियर कर लेना और साथ ही साथ में लर्निंग कंप्लीट करना. इस हिसाब से कॉम्प्रहेंसिवली ये लेक्चर्स बनाए गए हैं और ये हमारा यूट्यूब चैनल एनरिच नॉलेज वहां पे अवेलेबल है, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए. सो यूटिलिटी एनालिसिस में हमने देखा दैट यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी. और ये जो पर्टिकुलर वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है, ये यूटिलिटी एज अ कंसेप्ट हमें कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, समझने में हेल्प करता है कि कैसे कंज्यूमर अपना मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई करने के लिए जाता है. तो इसके कार्डिनल ऑर्डिनल दो अप्रोच है, हमको मेजरली कार्डिनल वाला पार्ट देखना है. फिर पहला क्वेश्चन जो हमने वहां पे देखा, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, काफी सिंपल से पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए थे. आई होप आपको अब तक याद हो चुके होंगे, हर बार हमने रिवाइज किया है. तो 10 पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए. सबसे पहला पॉइंट जो हमने यहाँ देखा था वो था रिलेटिव कंसेप्ट. सेकेंड, सब्जेक्टिव कंसेप्ट. थर्ड पॉइंट हमने देखा था यूटिलिटी इज इथिकली न्यूट्रल, कि वांट सही हो या गलत हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, वांट सेटिस्फाई हो रही है मतलब यूटिलिटी है. फिर उसके बाद हमने यूटिलिटी एज ए इथिकली न्यूट्रल के बाद फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट देखा कि यूटिलिटी कैसे डिफरेंट है इसके क्लोज कंसेप्ट्स के साथ. तो जैसे हमने फोर्थ पॉइंट देखा था यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस. फिर फिफ्थ पॉइंट हमने देखा था यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर. देन सिक्स्थ पॉइंट हमने देखा था यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. तो ये डिफरेंसेस के साथ हमने ये 6 पॉइंट्स पर्टिकुलरली देखे थे. फिर उसके बाद आगे हम पढ़े थे 7 पॉइंट दैट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, कि मेजरमेंट करना यूटिलिटी का पॉसिबल नहीं होता है, वो इमेजिनरी है. मार्शल ने किया है, कैसे, वही आज हमको सीखना है. ये सस्पेंस बहुत दिनों से बना हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा भी कि सर आप बार बार बोल रहे हो बट कब पढ़ाओगे. तो ये आज के सेशन में जरूर अच्छे से कवर होगा कि कैसे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ये सब करते हैं. फिर उसके बाद अगला 8वां पॉइंट देखा यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, कि एक ही प्रोडक्ट अलग अलग वांट सेटिस्फाई करता है. 9th हमने देखा यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, जितना इंटेंसिटी ऑफ वांट ज्यादा रहेगा उतनी यूटिलिटी ज्यादा. और लास्ट पॉइंट हमने देखा यूटिलिटी इज अ बेसिस ऑफ डिमांड. तो बेसिकली ये 10 फीचर्स हमने देखे हैं, क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं, बिना देखे कोशिश करो, स्क्रीन पे ना देखे हुए भी आपको याद आ सकता है, पूरा भरोसा है मुझे. तो पहला था रिलेटिव कंसेप्ट, दूसरा सब्जेक्टिव कंसेप्ट, तीसरा इथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट, fourth utility is different from usefulness, fifth utility is different from pleasure, sixth utility is different from satisfaction, seventh measurement of utility is hypothetical, eighth utility is multipurpose, ninth point utility depends on intensity of want, and last utility is a basis of demand. फिर अगला क्वेश्चन जो हमने देखा वो था टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, कि यूटिलिटी के कुछ टाइप्स होते हैं, अलग अलग कंसेप्ट से जो यूटिलिटी में कवर होते हैं. जैसे सबसे पहला यूटिलिटी का जो कंसेप्ट था वो था फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी प्रोडक्शन से आते हैं, जब हम उस चीजों का साइज, शेप, स्ट्रक्चर बदलते हैं. ओके, सीक्वेंस में फर्स्ट पॉइंट जो है वो फॉर्म यूटिलिटी आना चाहिए, वहां टाइम यूटिलिटी आया है. सेकेंड पॉइंट जो है वो है प्लेस यूटिलिटी. थर्ड पॉइंट हमने देखा सर्विस यूटिलिटी. फोर्थ हमने देखा पोजीशन यूटिलिटी, देन सॉरी नॉलेज. फिफ्थ पोजीशन, एंड लास्ट हमने देखा था टाइम यूटिलिटी. सो ये जो पार्ट है ये थे यूटिलिटी के टाइप्स. पहला पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे जो स्क्रीन पे है थोड़ा सा कुछ गलत मिसप्रिंट, मिसटाइप हुआ है, टाइपो एरर. फॉर्म यूटिलिटी होती है जब हम चीजों का साइज, शेप, स्ट्रक्चर बदलते हैं. प्लेस यूटिलिटी जब हम जगह बदलते हैं. सर्विस यूटिलिटी जब लोग अपने पर्सनल स्किल्स का यूज करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं. नॉलेज यूटिलिटी जब हमको पता है कि हमको ये प्रोडक्ट यूज कैसे करना है.
पोजेशन यूटिलिटी बायर्स को मिलता है, एंड लास्ट टाइम यूटिलिटी स्टोरेज से आता है। तो ये 6 यूटिलिटी के हमने टाइप देखे, फॉर्म, प्लेस, फिर उसके बाद सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी। देन उसके बाद जो कल के सेशंस के लिए हमने आगे देखा था वो था कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी में सबसे पहले देखा टोटल यूटिलिटी। सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो टोटल यूटिलिटी ये जो है बेसिकली ये जितने भी यूनिट्स कंज्यूमर ने कंज्यूम किए हैं उन सब को मिला के जितना टोटल कंजम्पशन, टोटल यूटिलिटी उसको मिला है वो है टोटल यूटिलिटी। बेसिकली मार्जिनल्स को ऐड करते हैं। अगर आपको मंत्र याद होगा हमारा, हमने देखा था दैट मार्जिनल से मार्जिनल मिलाते जाओ तो टोटल बनता है। ये पहला पार्ट जो मंत्र का था वही हमने यहां देखा था, that total utility refers to aggregate of utility derived by the consumer from all units of commodity consumed. Second, it is an aggregate of utilities from all successive units of commodity consumed. जितने भी units consume करोगे वहां से ये आएगा। तो वही से फॉर्मूला भी बनता है that total utility is a summation of marginal utility. पूरे marginals का एडिशन बोलो, या TUN equals to MU1 plus 2, 3, 4 जितने भी यूनिट्स हमको दिए हैं उन सबका इंडिविजुअल मार्जिनल, मतलब मार्जिनल को ऐड करना रहता है, नॉट ओनली इंडिविजुअल, उनको ऐड करने से हमें मिलती है टोटल यूटिलिटी। फिर उसके बाद अगला हमने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी एक इंडिविजुअल, एक यूनिट से कितना यूटिलिटी मिलेगा वो मार्जिनल है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए जब हम टोटल से मार्जिनल पे आते हैं तो दो सक्सेसिव टोटल के डिफरेंस जो है वहां से मिलता है मार्जिनल यूटिलिटी। सी, marginal utility refers to the additional utility derived by a consumer from an additional unit, एक यूनिट से of a commodity consumed, एक यूनिट से कितना मिल रहा है। In other words, it is the addition made by the last unit of a commodity consumed. इसका भी फॉर्मूला देखा था। इसके फॉर्मूला में भी अगर आपको याद होगा हमारा मंत्र, जैसे पहला लाइन था मार्जिनल से मार्जिनल मिलाते जाओ तो टोटल बन जाता है, और दो सक्सेसिव टोटल को अलग करो तो मार्जिनल रह जाता है। तो वहां पे हमने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। तो ये टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिक मीनिंग थे। फिर हमने रिलेशन भी देखा था कि ओवरऑल टोटल और मार्जिनल में रिलेशन होता है। यूटिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिक्लाइनिंग है, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती है, जीरो रीच करती है, बाद में निगेटिव भी हो सकती है अगर एक्सेसिव कंजम्पशन रहा तो उस पैटर्न से अगर हम देखें तो मार्जिनल क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है तो टोटल तो बढ़ेगा बट डिमिनिशिंग रेट से, फिर इवेंचुअली वो एक मैक्सिमम जगह पे आके, मैक्सिमम पॉइंट पे आके रुकेगा और उसके बाद वो डिक्लाइन होगा। जहां मार्जिनल निगेटिव होगा वहां वो डिक्लाइन होगा। इसके लिए फिर हमने टेबल और डायग्राम दोनों का एनालिसिस किया था। ये एक्सप्लेन करने के बाद, रिवाइज करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे इसको प्रेजेंट करना चाहिए। पहले हमने तो देखा था टेबल। टेबल में अगर हम बात करते हैं तो कमोडिटी एक्स ये यूनिट उसके लिए है, टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे फर्स्ट यूनिट के लिए दोनों सेम है 10 एंड 10, फिर बाद में अप टू फिफ्थ यूनिट मार्जिनल कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा है और टोटल बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें मार्जिनल टोटल कैसे निकलता है, ऐड होके, तो बढ़ रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। सिक्स पॉइंट पे अगर देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रह रही, जितनी फिफ्थ में थी उतनी ही सिक्स्थ में है, और वही उसका मैक्सिमम स्टेज है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। 30 से ज्यादा सिक्स यूनिट के बाद वो और नहीं बढ़ सकती, मतलब ही वहां पे वो मैक्सिमम है। तो मार्जिनल वहां 0 है, टोटल मैक्सिमम है, पिछले यूनिट के कंपैरिजन में कांस्टेंट है, और इसीलिए इसको हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। ये पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी, जहां कंज्यूमर का पूरा वांट, फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट होता है। एंड लास्ट जो है, अगर इसके आगे कंजम्पशन रहा तो मार्जिनल यहां निगेटिव हो रहा है तो टोटल डिक्लाइन होगा। ये रिलेशन हमने इस टेबल में देखे। फिर टेबल के बाद हमने आगे देखा था डायग्राम। अगर डायग्राम भी याद होगा आपको तो एक्स एक्सिस पे याद रखना हम यूनिट्स लेते हैं और वाई एक्सिस पे टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी को रखते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको फर्स्ट पॉइंट याद होगा तो फर्स्ट पॉइंट दोनों के लिए सेम था, 10 यूनिट्स अगर आपको याद होंगे तो फर्स्ट पॉइंट दोनों के लिए सेम था। फिर सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम हुआ, अब आप देखो ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये मार्जिनल यूटिलिटी है और जो व्हाइट लाइन है वो टोटल यूटिलिटी का है। तो मार्जिनल डिक्लाइन हो रहा है, टोटल बढ़ रहा है। फिर वापस सेम और कंडीशन वैसी ही है, फिर से आगे वैसा ही होगा अप टू फिफ्थ यूनिट। ये पैटर्न कंटिन्यूअस है कि मार्जिनल डिक्लाइन हो रहा है, टोटल बढ़ रहा है एट ए डिमिनिशिंग रेट। फिर सिक्स्थ यूनिट के लिए अगर हम बात करें तो मार्जिनल आप देख सकते हो यहाँ 0 है और इसी लाइन में टोटल जो है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे TU मैक्सिमम होता है
और मार्जिनल वहां पे उसी लाइन पे 0 है। ये पॉइंट जो है इसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। अब ये फुल सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट है। इसके बाद अगर कोई भी कंज्यूमर एक्सेसिव कंजम्पशन करता है तो फिर टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी और मार्जिनल यहाँ पे देख सकते हो कि वाई एक्सिस के नीचे यहाँ पे आ रहा है। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये जो अभी रेड दिखाया है, ये दिखाता है कि मार्जिनल यहाँ पे निगेटिव है, MU इज निगेटिव। और यहाँ पे आप देख सकते हो TU डिक्लाइन, TU मीन्स टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रहा है। तो ये जो पार्ट है ये था रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, कल डायग्राम भी देखा। अगर आप नोट्स में भी ध्यान देते हो तो हमने ये कंसेप्ट्स पढ़े, उनके रिलेशन पढ़े, फिर उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह ये पढ़ा, और फिर उसके बाद जो एग्जाम्पल आया एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया। की पॉइंट्स हमने वहां पे देखे थे, अगर आपको याद होगा, MU and TU are the same for first unit. When MU decreases, TU increases at a diminishing rate. When MU is 0, TU is maximum, and when MU is negative, TU declines. Total utility decline होता है। तो ये पार्ट हमने देखा। अब याद रखना ये क्वेश्चन जो है आपको 4 या बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है बट 8 मार्क के लिए भी आ सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्वेश्चन अगर आपको आता है 8 मार्क के लिए, इन केस 8 मार्क के लिए आता है, तो आपको उसमें टोटल यूटिलिटी विथ फॉर्मूला विथ ऑल पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है, जो हमने देखा था। अगर आपको याद होगा ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। मतलब बेसिकली आपका आंसर यहां स्टार्ट नहीं होगा, यहां पे आपका आंसर स्टार्ट नहीं होगा। आपका आंसर जो है वो यहां स्टार्ट होगा कि पहले आपको बताना पड़ेगा कि टोटल क्या है, फिर उसके सारे पॉइंट्स, फिर फॉर्मूला, मार्जिनल यूटिलिटी, फिर उसके पॉइंट्स और फॉर्मूला, फिर आएगा टेबल, फिर आएगा डायग्राम और फिर एक्सप्लेनेशन। इवन दो अगर ये 4 मार्क के लिए भी आता है, 4 मार्क के लिए भी आता है, तो भी आपको याद रखना क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये 4 मार्क के लिए भी आता है फॉर 4 मार्क्स। तो आपको पहले मीनिंग एटलीस्ट एक पहला पॉइंट, एक ही पॉइंट लिखा चलेगा, मीनिंग एंड फॉर्मूला ऑफ टोटल यूटिलिटी लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है मीनिंग एंड फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आता है आपका शेड्यूल, और याद रखना शेड्यूल बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लर्न करना डिफिकल्ट है तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, सिंपल सा लाइन है, सीरियल नंबर, फिर टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर सिंप्लीफिकेशन अगर आपको ये बहुत इजीली और क्विकली निकालना है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड लर्न कर लेना या शेड्यूल्स बहुत सिंपल रखना, कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये था। तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले कर लो तो वो इजी हो जाएगा। टोटल याद करने से अच्छा कभी भी पहले मार्जिनल का कॉलम फिल करना, जो कहीं से भी स्टार्ट करो, 10 8 6 4 2। ओके, एक लाइन या ये गड़बड़ हो गई यार, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। 10 8 6 4 2 0 -2, ये आपका मार्जिनल है। अब ये मार्जिनल्स को ऐड करके ही टोटल बनता है, तो पहले के लिए तो सेम रहेगा 10, फिर 18, फिर 24, ऐड करते करते जाना, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, फिर 30, फिर से 30 एंड 28। तो इस तरीके से आपको ये शेड्यूल बनाना है। और फिर आती है डायग्राम, डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। 4 मार्क के लिए रिलेटिवली ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। जब हम ओवर द पीरियड सिलेबस में आगे जाएंगे तो हम पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। तो एक थोड़ी अच्छी बात ये थ्योरी सब्जेक्ट्स में, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ओसी, एसपी, ये तीनों थ्योरी सब्जेक्ट्स में एक थोड़ी सी अच्छी बात होती है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिलते हैं। कि जैसे अगर आपको 4 मार्क के 3 क्वेश्चन लिखने हैं तो 5 में से 3 लिखने पड़ते हैं या 4 में से 3 लिखने पड़ते हैं। फिर लॉन्ग आंसर 8 मार्क के लिए जो आते हैं वो 4 में से 2 होते हैं। हम पैटर्न्स की तरफ भी जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन होगा। तो सिलेक्शन का चांस मिलता है। तो रिलेटिवली ये काफी हो सकता है कि अगर आपका अच्छे से लर्न है तो फटाफट फटाफट लिख के हो जाए, बट अगर नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन भी यूटिलाइज करना पड़े। बट बिना डायग्राम के ये काम नहीं हो सकता है। और जब डायग्राम हो जाएगी
याद रखना, लगने वाइज ये बड़ा लगता है या डिफिकल्ट लगता है, बट इतना मुश्किल नहीं है। जो डायग्राम में देखा या टेबल में देखा, मैंने बोला है कि उसके नीचे के एक्सप्लेनेशन में इतने सारे पॉइंट्स है, 7-8 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, बट टेंशन नहीं लेना है, सिंपल कमेंट्री कर देनी है। जो टेबल में देखा वो बोल दो, या जो डायग्राम में देखा वो बोल दो। क्या देख रहे हैं हम टेबल में कि पहले यूनिट के लिए दोनों सेम। पहले तो डायग्राम के बाद ये लिख देना कि भाई टीयू इज टोटल यूटिलिटी कर्व, एमयू इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। इसी में आपके 3-4 पॉइंट हो जाएंगे कि एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट, वाई एक्सिस पे टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फिर उसके आगे बढ़ो कि पहले यूनिट के लिए दोनों सेम, टोटल एंड मार्जिनल दोनों सेम पहले यूनिट के लिए। फिर उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि मार्जिनल कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होता है, टोटल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट, ये अगला पॉइंट। फिर उसके बाद हुआ कि 6th पॉइंट पे आए जहां मार्जिनल जीरो, टोटल मैक्सिमम, जिसको बोला पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, या वहां पे फुल वांट सेटिस्फाई होती है। उसके आगे बढ़े तो डिससैटिस्फैक्शन होगा, इसलिए मार्जिनल निगेटिव और टोटल डिक्लाइन। दैट्स इट। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर हम नॉर्मल सिंपल कॉमन सेंस भी अप्लाई करें तो बहुत इजीली ये डायग्राम एक्सप्लेन हो सकती है। तो ये पार्ट हमने कल के सेशंस में देखे, उसका ये की पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे लिखे। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में भी आता है दैट व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस, कॉमा मार्जिनल यूटिलिटी डैश डैश, तो निगेटिव है। या रिवर्स भी बोल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इज निगेटिव देन टोटल यूटिलिटी डैश डैश डिक्लाइंस। आइदर वेज ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, तो ये की पॉइंट्स याद रखना। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो ये पार्ट जो था, ये मैंने आपको बोला था कि आपको कंप्लीट करना चाहिए, आई होप आपने किया होगा। तो मैं अभी आपके साथ ये कंप्लीट कर दूंगा। फिर 1-2 एक्स्ट्रा चीजें हैं एंड देन मार्शल के कार्डिनली, आज सिर्फ कार्डिनल मेजरमेंट पे पार्ट होगा। फिर लॉ ऑफ डीएमयू और उसके एजम्पशंस पे भी जाएंगे। सी डिस्टिंग्विश टाइप में दिया है टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ सिंगल यूनिट ऑफ अ गुड। तो जितने भी गुड्स है आपको उनकी सम करनी है, एक एक इंडिविजुअल को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन मेड टू टोटल फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम। एक यूनिट की वजह से कितना ऐड हो रहा है इंडिविजुअल की वजह से, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आगे सेकेंड, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा टोटल बढ़ता है एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस, कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होती है, डिक्लाइंस विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगा। फिर थर्ड पॉइंट में एमयू का कॉलम में दिया है एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। तो टोटल में लिखेंगे एट द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। फिर फोर्थ पॉइंट, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस इफ कंजम्पशन कंटिन्यूज। उसके बाद भी कंटिन्यू रहा पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बाद, तो टोटल डिक्लाइन होता है। जहां डिससैटिस्फैक्शन है तो उस लेवल पे मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होती है। तो लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी becomes negative if consumption continues। पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बाद अगर कंजम्पशन कंटिन्यू रहा तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो निगेटिव होती है। देन फिफ्थ पॉइंट, टोटल यूटिलिटी डिटरमाइंस द वैल्यू इन यूज ऑफ कमोडिटी। अब ये वैल्यू इन यूज वाला ये जो पॉइंट है, ये फिफ्थ पॉइंट वाला, ये हम आज का जो नीचे एक सेशन दिया है वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज, वहां पे कंसिडर करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, ये अभी थोड़ी देर के लिए पेंडिंग है फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो मार्जिनल पॉजिटिव भी था, निगेटिव भी था, जीरो भी था। टोटल यूटिलिटी अगर आप शेड्यूल देखोगे इज ऑलवेज पॉजिटिव। वो पॉजिटिव डिक्लाइन हुआ था लेकिन पॉजिटिव। फिर उसके डायग्राम्स निकालने के लिए बोले हैं दोनों के इंडिविजुअल। तो टोटल यूटिलिटी का अगर आपको डायग्राम याद होगा तो यहां पे हम एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स देखे थे और यहाँ टोटल यूटिलिटी, जहां से भी वो स्टार्ट होता है बढ़ता 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 जाएगा, इंक्रीज होगा, एक लेवल के बाद वो कांस्टेंट रहेगा और फिर डिक्लाइन होगा। तो ये टोटल यूटिलिटी कर्व था। फिर अगर हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व की,
तो यहाँ पे भी यूनिट्स एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी है जो शुरू होगा एक सर्टेन पॉइंट पे और धीरे धीरे डिक्लाइन होके पॉइंट ऑफ सर्टेनिटी पे 0 एंड देन नेगेटिव। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। तो ये पार्ट जो है वो टोटल और मार्जिनल के डिफरेंस के बारे में है। नाउ आगे अगर बढ़ते हैं तो आगे कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान करके मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, बेसिकली ये है पॉइंट्स आपको, बट पढ़ते हैं कि क्या दिया है, इसका उस डिस्टिंग्विश में भी लेना देना है। सो पहला, वैल्यू इन यूज, इट रेफर्स टू द यूजफुलनेस ऑफ अ प्रोडक्ट, हायर द टोटल यूटिलिटी डिटरमाइंस ग्रेटर वैल्यू इन यूज। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सनशाइन, जितना ज्यादा वो आपके लिए यूजफुल है, कोई चीज यूजफुल होना इज देयर वैल्यू इन यूज, और वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब उसका प्राइस हम कितने पैसे देने के लिए रेडी है। सी, इट रेफर्स टू द वैल्यू रेट ऑफ वन कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ अनदर, हायर मार्जिनल यूटिलिटी डिनोट्स ग्रेटर वैल्यू इन एक्सचेंज, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड एक्सेट्रा। अब ये जनरली याद रखना कि जो हमारी नेसेसिटी की चीजें हैं, जैसे ऊपर वहां पे लिखा है देखो, एयर, वाटर, सनशाइन, ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इनका वैल्यू इन यूज बहुत है, बट क्योंकि ये हमें फ्रीली अवेलेबल होते हैं तो हम उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, ये चीजें बहुत महंगी होती है, रेयर होती है, और इनकी प्राइस भी उतनी ज्यादा है। अब इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपको खाना खाना है तो आपने सोने की थाली में खाना खाया तो ही पेट भरेगा, नहीं तो नहीं भरेगा, ऐसा तो है नहीं। हम जहां भी जाएंगे डायमंड्स के साथ ही जाएंगे, इधर डायमंड उधर डायमंड, हर जगह डायमंड लगा लगा के जाएंगे, ऐसा है नहीं। सो बेसिकली क्या है कि इनका वैल्यू ज्यादा है मार्केट प्राइस में, पर उनका उतना यूजफुलनेस नहीं है। और यही चीजें याद रखना, ये आगे जाके यूजफुलनेस जब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डीएमयू, वहां पे भी ये पॉइंट्स रिपीट होंगे, इनके एग्जाम्पल वहां पे भी आएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएमयू में ये पॉइंट्स वहां पे आएंगे। अभी के लिए ये डिस्टिंग्विश में यहाँ पे पॉइंट फील कर लेना है आपको, जैसे यहाँ पे 5th पॉइंट था, टोटल यूटिलिटी डिटरमाइंस द वैल्यू इन यूज ऑफ अ कमोडिटी, और यहाँ पे आता है मार्जिनल यूटिलिटी डिटरमाइंस वैल्यू इन एक्सचेंज। ये वर्ड याद रखना, आज के सेशन के बाद आपको ये वैल्यू इन एक्सचेंज वाला जो वर्ड है वो बहुत अच्छे से समझने वाला है, वैल्यू इन एक्सचेंज। तो ये सारा पार्ट था जो हमने देखा। अब याद रखना, कल रिलेशनशिप का पार्ट और आज डिस्टिंग्विश वगैरह कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ये पहले प्रोफेसर गोसेन उन्होंने एक्सप्लेन किया था, फिर मार्शल ने उसके ऊपर डिटेल दिया। उनका बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में पब्लिश हुआ था। इस बुक में ये लॉ के बारे में उन्होंने लिखा था। अब ये जो एनालिसिस है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिन ही बोला था, ये कार्डिनल एनालिसिस है। कार्डिनल एनालिसिस मतलब इसके हिसाब से यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। अब नॉर्मली जैसे हमने फीचर में भी देखा था कि यूटिलिटी बीइंग अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, कैलकुलेट करना मुश्किल है, हाइपोथेटिकल है, बट फिर भी मार्शल ने अपना एक तरीका दिया है और इसे कैलकुलेट किया है। अब इसके पहले कि मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करूं, दो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। एक, ये लॉ बनाते वक्त और कार्डिनलिटी का प्रूफ करते वक्त डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने कुछ अजम्पशंस किए हैं। उसमें से कुछ अजम्पशंस अनरियलिस्टिक लग सकते हैं, जिस वजह से ये लॉ बहुत क्रिटिसाइज भी होता है, या रादर हम बोलते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये लॉजिक के बिना है। इसमें एक्चुअल कंज्यूमर कैसे रियलिटी में बिहेव करता है उसका पार्ट इंक्लूड है। आप एज अ कंज्यूमर जब चीजें खरीदते हैं तो हम एक्चुअली ये बेसिक अप्लाई करते हैं, और जो हम खरीदते वक्त अप्लाई करते हैं उसी के बेसिस पे अल्फ्रेड मार्शल ने ऑब्जर्व किया है और ये यूटिलिटी का मेजरमेंट दिया है। ये चीज, तो ये एजम्पशंस याद रखना। इस चीज के बारे में, इसके मेजरमेंट के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो डेफिनेटली आप ये डाउट्स पूछ सकते हो, क्लियर होंगे, डेफिनेटली होंगे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये तब आप पूछना
जब इसका assumptions वाला पार्ट हो जाएगा, जो कल के सेशन में होगा। आज हम प्योरली न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस वाले पार्ट पे फोकस करेंगे, बट कल जब हम ये assumptions देखेंगे तो उसके बाद फिर आपको इस चीज के बारे में जो भी डाउट आता है वो भी पूछना, प्लस इस लॉ में क्या बेसिक लिमिटेशंस है वो भी मैं assumptions के बाद एक्सप्लेन करूंगा। इस लॉ में कुछ तो ऐसा है जो एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट नहीं है इसका मतलब गलत है, ऐसा नहीं होता। ये इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, आपके ऑफिशियल फॉर्मल टेक्स्ट बुक में है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कहीं पे भी जहां पे भी इकोनॉमिक्स में बेसिक सिखाया जाता है ये लॉ जरूर आता है, क्योंकि ये परफेक्ट ना भी है तो भी लॉजिकल है। ये पहली चीज। तो जब assumptions पढ़ाने तक का वेट करना और उसके बाद डाउट्स आपके क्लियर होंगे, ये पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम बोलते हैं कि हम कार्डिनल मेजरमेंट में है, मतलब हम किसी भी चीज को अगर काउंट करते हैं तो काउंट करने के लिए हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको किसी चीज का वेट काउंट करना है तो हम किलोग्राम, ग्राम, टन, इसमें क्विंटल, टन, इसमें काउंट करते हैं। अगर हमें डिस्टेंस काउंट करना है, बहुत दूर का है तो हम किलोमीटर्स में बात करेंगे, माइल्स में बात करेंगे, मीटर है, सेंटीमीटर है, बहुत छोटा है तो मिलीमीटर है, तो ये मिलीमीटर, मीटर एक्सेट्रा डिस्टेंस के लिए। कोई लिक्विड है तो लिक्विड काउंट करने के लिए लीटर्स का भी यूज होता है, जैसे दूध है तो लीटर, पानी है तो 1 लीटर का बॉटल, 2 लीटर का बॉटल। तो ये समझने की कोशिश करो कि जब हम चीजों को काउंट करते हैं देयर इज अ नीड ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगता है, जैसे वजन के लिए ग्राम, किलोग्राम वगैरह हो गया, किलो डिस्टेंस के लिए मीटर वगैरह हो गया, या लिक्विड के लिए लीटर हो गया। अब जब मार्शल बोलते हैं कि वो यूटिलिटी को नंबर में काउंट करेंगे तो उनको भी उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट देना था। बिना यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिए वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने यूज किया, ध्यान से सुनना, समझना और साथ में लिख लेना, दैट मनी इज यूज्ड एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट to calculate or to measure the utility in numbers। तो अगर आपको नंबर्स में काउंट करना है तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट लगता है, और उसके लिए वो यूज करते हैं मनी एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसी भी कमोडिटी के लिए, अब ध्यान से सुनना और समझना, किसी भी कमोडिटी के लिए कोई भी कंज्यूमर अगर सर्टेन अमाउंट देने के लिए रेडी है तो उतना जितना पैसा हम उसके लिए देने के लिए रेडी है उसको बोला जाता है कि हमें उतनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। से फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी चीज देखी, कोई सपोज आप कहीं शॉपिंग कर रहे हो, कोई चीज देखी, कोई भी प्रोडक्ट है, और आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट अगर मुझे खरीदना है और आपके पास पैसे है तो ये 500 रुपए का वर्थ है। कितने रुपए का वर्थ है? 500। याद रखना, मैंने ये नहीं बोला कि सामने वाला कितने में बेच रहा है, सामने वाला कितने में भी बेच रहा हो, आपने प्रोडक्ट देखा और आपको लगा कि ये 500 रुपए का वर्थ है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट खरीदने से आपको 500 रुपए की यूटिलिटी मिलने वाली है। हाँ, अब ये भी हो सकता है कि सामने वाला उसकी प्राइस बोले 1000 रुपए है, फिर आप बोलोगे कि नहीं 1000 रुपए का जितना तो वर्थ है नहीं, तो आपके पास पैसे है, मतलब आपकी जेब में 10,000 होंगे, बट कोई ऐसी चीज जो 500 रुपए की वर्थ लग रही है तो 1000 रुपए में कोई नहीं खरीदेगा। हम निगोशिएट कर सकते, निगोशिएशन करके 500 पे मान गया तो ठीक है, खरीद लेंगे। उल्टा भी हो सकता है कि आपको वो वर्थ बहुत ज्यादा लग रहा था बट वो बेच रहा है 200 में, तो डेफिनेटली खरीद लेंगे, हमको इतना अच्छी चीज 200 सस्ती में मिल गई, बहुत परवर्ती, हम बोलते हैं ना कि बहुत वर्थ रहा। ऐसा होता है कि हम जब चीजें खरीदते हैं और खरीदते वक्त हम जब सस्ता महंगे का सोचते हैं तो उस वक्त ये देखते हैं कि वो कमोडिटी के लिए हम कितना पैसा देने के लिए रेडी है, और उसी बेसिस पे जितना पैसा कंज्यूमर किसी चीज को पे करने के लिए रेडी होता है उसी को बोलते हैं मार्शल कि ये जितने पैसे मनी हम देने के लिए रेडी है वही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो इसको टेक्निकली थोड़ा कुछ अलग बोला जाता है, दैट द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज रेडी टू पे रादर देन गो विदाउट अ कमोडिटी, कि हम जितना पैसा उस चीज को पे करने के लिए रेडी है उतनी ही यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हमको वहां से मिल रही है। और एक नॉर्मल कंज्यूमर
चीजों को खरीदते वक्त ये जरूर सोचता है कि क्या ये चीज उतनी वर्थ है या नहीं है। अगर उसको वो वर्थ लगा तो पे करके खरीदेगा, और उतनी प्राइस रही तो, अगर वो उससे बहुत ज्यादा प्राइस बोलते हैं तो वो नहीं खरीदता है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर का बिहेवियर उसको उसके मिलने वाले सेटिस्फैक्शन से डिराइव्ड होता है, तो वो प्राइस के साथ उसको कंपेयर भी करेगा। और इसी चीज को मार्शल ने आइडेंटिफाई किया कि लोग खरीदते वक्त, चीजों को खरीदते वक्त उनका वर्थ देखते हैं और उस वर्थ के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि खरीदना या नहीं खरीदना। तो ये जो एनालिसिस है, इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे उन्होंने मनी एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज किया और उस बेसिस पे डिसाइड किया कि मनी, मार्जिनल यूटिलिटी मनी में काउंट होगी। सो द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज रेडी टू पे, जितना पैसा हम पे करने के लिए रेडी है उतनी मार्जिनल यूटिलिटी हमको उस प्रोडक्ट से मिलती है। और ये लॉजिक जो है ये अल्फ्रेड मार्शल ने यूज किया और कार्डिनल मेजरमेंट का बेसिस दिया है। तो किसी भी चीज के लिए, से फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट आप देखते हो एंड यू आर रेडी टू पे, कंज्यूमर इज रेडी टू पे ₹500, तो इसका मतलब ही डिराइव, कंज्यूमर डिराइव्स यूटिलिटी, कंज्यूमर डिराइव्स यूटिलिटी वर्थ 500, उसको 500 रुपए की यूटिलिटी वहां से मिल रही है जितना वो पे करने के लिए रेडी है। और ये लॉजिक उसने यूज किया है। हाँ, अब इसी चीज पे ऐसा भी होगा, याद रखना, कंज्यूमर को वर्थ कितना लग रहा है 500, तो वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है। अब उसकी प्राइस, सेलर अगर बोलता है कि 200 रुपए है, तो कंज्यूमर बाय करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली बाय करेगा। बाय करो प्रोडक्ट को, भाई हमको 500 का वर्थ लग रहा है, सामने वाला 200 में दे रहा है, मजे ही मजे। अगर 500 रुपए का वर्थ लग रहा है और 500 रुपए ही प्राइस है तो भी बाय करेंगे, वर्थ तो लग रहा है। और अगर 500 रुपए वर्थ लग रहा है बट प्राइस 1000 रुपीज बोल रहा है सामने वाला सेलर, तो हम बोलेंगे कि भाई हम नहीं खरीद सकते, दैट हम उसको बाय नहीं करेंगे, कंज्यूमर विल नॉट बाय, कंज्यूमर उसको बाय नहीं करेगा। याद रखना, और ये हमारे रेगुलर पैटर्न में होता है। हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूमर 2 रुपए की चीज भी खरीदता है और 2 करोड़ रुपए की चीज भी खरीदता है। वही पर्सन, मतलब अगर चलो थोड़ा सा रेंज कम भी कर दे, करोड़ों की बातें नहीं भी करे, हजारों की भी बात करे, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई 2 व्हीलर खरीदना है जिसकी प्राइस 70-80 हजार है और आपको शर्ट का बटन खरीदना है, अब आपकी जेब में 1 लाख रुपए है, आप किसी दुकान में गए और आपने शर्ट के बटन का प्राइस पूछा और वो सरप्राइजिंगली, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट सरप्राइजिंगली सामने वाले ने बोला कि ये जो बटन है ये 50 रुपए का नॉर्मल सादा सा बटन है, ना ही कोई डिजाइन है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सादा बटन। वो बोल रहा है कि मैं 50 रुपए लगाऊंगा। अब कोई भी रैशनल कंज्यूमर जब देखता है कि भाई ये चीज 2 रुपए की वर्थ नहीं है और हम उसके लिए 50 दे रहे, हाँ वही बटन अगर सोने का होता, डायमंड का होता तो फिर हम दे देते अगर हमें चाहिए सच में तो पॉइंट ये है कि जब भी प्रोडक्ट का प्राइस आता है हम उसकी वर्थ कंपेयर करते हैं और जितना हमें वर्थ लगता है, ध्यान रखना, जितना हमें वर्थ लगता है उतना हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। और ये हम पहले से जानते हैं कि हर बायर के लिए, हर कंज्यूमर के लिए यूटिलिटी सेम हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। किसी को वो 500 रुपए में वर्थ लग सकता है, किसी को 700 में। तो हर कंज्यूमर का बिहेवियर अलग अलग है, यूटिलिटी सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। बट इतना है कि हर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट का वर्थ कंपेयर करता है और जितना उसको उसका वर्थ लगा उतनी मार्जिनल यूटिलिटी उसको इस प्रोडक्ट से मिलती है और उसी बेसिस पे कंज्यूमर का बिहेवियर डिसाइड होता है कि वो चीजों को बाय करेगा या नहीं करेगा। इसीलिए जो फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि ये यूटिलिटी एनालिसिस हमें कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने में हेल्प करता है। लेट्स सी, इसी चीज पे ऊपर जो हम देख रहे थे कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के ऊपर अगर आप बात करें, इसी चीज को सिंपल वर्ड्स में हम थोड़ा सा 2-3 सेशंस में हमने देखा है कि कुछ सिंपल जैसे मार्जिनल टोटल के लिए मंत्र वगैरह देखा था। तो सेम चीज ये कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के लिए भी जो टेक्निकल वर्ड्स है वो मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा ही, पर उसके पहले कुछ 2 लाइन इस पे भी अर्ज की गई है। सिंपल है, आप देखोगे आराम से समझ में आ जाएगी। सबसे पहला, दैट यूटिलिटी बीइंग अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट काउंटिंग डिफिकल्ट होता है बट आदरणीय
आदरणीय, ऑब्वियसली आदरणीय मार्शल साहब का अलग लॉजिक यहाँ आता है। यूटिलिटी बीइंग अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, काउंटिंग डिफिकल्ट होता है। आदरणीय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल का यहाँ अलग लॉजिक आता है। काउंटिंग करने के लिए उन्होंने मनी एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज किया। काउंटिंग करने के लिए मनी एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज किया है। जितना पैसा कंज्यूमर को देना वर्थ लगता है, उतना कमोडिटी का यूटिलिटी होता है। तो जितना पैसा हमें वर्थ लगता है, उतना पैसा, उतनी हमें वहां से मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज रेडी टू पे रादर देन गो विदाउट अ कमोडिटी। तो ये जो चीज है, ये यूटिलिटी काउंट करने में हेल्प करती है। अब जैसे कि मैंने बोला, बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन जो जनरली मेरे ये एक्सप्लेनेशन के बाद आता है, हमेशा से आता है, हर बार हर बैच में आया है कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें वर्थ लगता है, बट बाद में पता चलता है कि यूज करने के बाद समझता है कि वो तो वर्थ है नहीं, मतलब जितना हमको लग रहा था उतना वर्थ है नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा डिसीजन गलत हो गया, हम उसको सही वर्थ आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। बट यूज करने के बाद, जब यूज करने के पहले एंटिसिपेशन था आपको कि हाँ ये इतना वर्थ रहेगा, तभी आपने उसको खरीदा। तो जब बायर खरीद रहा है, उस वक्त के बिहेवियर की बात कर रहे हैं। खरीदने के बाद दोनों तीनों पॉसिबिलिटी है। समझ लो, आपको 500 रुपए का वर्थ लगा, सामने वाले ने भी 500 रुपए प्राइस बोली, आपने खरीद लिया, आप घर गए, आप प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए कि मजा आ गया, मजा ही आ गया। अब इतना मजा आ गया कि वही ये 500 क्या साला 2000 में भी बोले तो भी वर्थ है। ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी चीज से सेटिस्फाइड है तो हम बोलते हैं कि 500 क्या साला 1000 रुपए वर्थ है, 1000 रुपए वसूल हो गए, 500 ही देने पड़े, राइट। सेम वे ऐसा भी होता है कि अगर आप बहुत डिससेटिस्फाइड रहे तो आप बोलते हैं बिल्कुल वर्थ नहीं है। इवन कुछ कुछ चीजों के बाद तो देखने के बाद ही जब पता चलता है। से फॉर एग्जांपल, आप कोई मूवी देख रहे हो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि रिव्यू क्या है, कैसा क्या है, आपको ट्रेलर अच्छा लगा, आप मूवी देखने चले गए, 100 रुपए की टिकट थी, 100 रुपए दिए, आप गए, मूवी देखे और बहुत ही सड़ी हुई बर्बाद मूवी थी, तो आप बाहर आके बोलते हैं डूब गए पैसे। तो आपको वो उतना वर्थ नहीं लगा, मतलब आपको उसकी उतनी यूटिलिटी नहीं लगी। मतलब ऐसा है कि अगर वो मूवी से बाहर आए, आपके दोस्त ने पूछा, किसी और ने पूछा कि तू मूवी देख के आया, बता कैसा था, तो तू बोलेगा फुकट भी मत देखना। ये डायलॉग तो सुना होगा ना कि फुकट में भी देखने मत जाना, कोई दिखा रहा होगा तो भी मत जाना। क्यों? क्योंकि वो उतना वर्थ नहीं लगा, उतनी यूटिलिटी नहीं मिली। सेम वे, अगर मूवी बहुत ही ब्लॉकबस्टर है, 100 रुपए में वसूल, बाहर आके बोलेंगे यार पैसा वसूल है, 2 बार देखने जाएंगे, इतनी मजा आ गई, तो मतलब क्या हो रहा है कि आपको वो वर्थ लग रहा है, आपको वहां से वो यूटिलिटी मिली। तो ये जरूर पॉसिबल है कि पैसा खर्च करने के बाद आपको कभी कभी ज्यादा या कम सेटिस्फेक्शन भी उससे मिल सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में या उस चीज के बारे में आप अननोन थे, ये बाद में होगा। बट जब आप उस काउंटर पे, बॉक्स ऑफिस के काउंटर पे उस टिकट के लिए जब 100 रुपए दे रहे हो, तो उस वक्त आप ये जो आपका बिहेवियर है उसका स्टडी है, वो बोलता है 100 रुपए टिकट है, आपको वर्थ लगता है इसलिए आप देते हो। तो उस वक्त उस डिसीजन के लिए आपको वहां से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 100 रुपए है, क्योंकि आपको वो उतना वर्थ लग रहा है। और उसी बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। वर्थ कंपेयर करना ये हर कंज्यूमर करता है, और उसी कंज्यूमर बिहेवियर को टेक्निकली मार्शल ने बोला है कि कैसे यूटिलिटी काउंट होगी। द अमाउंट ऑफ मनी विच अ पर्सन इज रेडी टू पे रादर देन गो विदाउट अ कमोडिटी। कितना पैसा हम वहां पे देने के लिए रेडी है, उतना हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है। तो यही उसकी कार्डिनल एनालिसिस का लॉजिक है, और उसी बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया है। अब अगर हम उसके बेसिक पे जाते हैं तो इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लेंगे हम कि क्या है, फिर बाद में हम स्टेटमेंट पे जाएंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द लॉ वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर गोसेन, हेंस इट इज नोन एज गोसेन्स फर्स्ट लॉ। फर्दर इट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने डिटेल में डिस्कस किया इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। अब ये बुक, ये नाम और ये ऑथर याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है। The law of diminishing marginal utility is universal in character. It is based on the common consumer behavior that utility derived diminishes with the reduction in the intensity of want. तो जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, इंटेंसिटी कम होती है और उससे मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। बट ये जो भी लॉ है, आगे हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन होगी, उसका भी शेड्यूल है, उसका भी डायग्राम है। शेड्यूल और डायग्राम काफी सिंपल है,
उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है एजम्पशंस ऑफ लॉ, जो हम कल लॉ और उसके एजम्पशंस दोनों पार्ट हम देखेंगे। रादर कल के सेशन में हम डायरेक्टली इसी पे फोकस करेंगे। ये अजम्पशंस होने के बाद जो भी आपको आज के एक्सप्लेनेशन का प्लस कल के एक्सप्लेनेशन का जो भी आपको डाउट आता है, वो ये एजम्पशंस के बाद आप पूछ सकते हो। ये होने के बाद कुछ क्रिटिसिज्म्स भी इस लॉ पे आते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह एक्सेट्रा, उस चीज के बारे में भी हम प्रैक्टिकली चीजें डिस्कस करेंगे। तो जो भी डाउट आता है आज के दिन के लिए सेशन के बाद होल्ड करना, कल इसका और एक्सप्लेनेशन होगा, और जैसे ही कल का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है फिर हम डाउट्स के लिए ओपन रहेंगे। कल के सेशन तक अगर हम काउंट करें तो 6 सेशंस भी हमारे हो जाएंगे, तो हम डाउट्स के लिए वेट भी करेंगे इस चीज के ऊपर। जितना डाउट जो भी आता है लॉ ऑफ एज अ डीएमयू तक, वो सारे आप पूछ लेना, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जो भी डाउट्स आपको यहाँ तक आए हैं प्लीज प्लीज जरूर पूछ लेना। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इस सेशन के लिए इतना ही देखेंगे, बाकी का कल। थैंक यू।